हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राहुल जांगड़ और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को पता ही होगा, मैथ्स के अंदर 3 पेपर चलते हैं। तीनों पेपर के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे आप आधे बच्चों को तो पता ही होगा कि कौन कौन से पेपर हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको भी बता देते हैं कि कौन से पेपर चलते हैं। पेपर फर्स्ट है पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पेपर सेकंड है कैलकुलस। और जो पेपर थर्ड है वो है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, 3 पेपर हैं आपके। पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त गणित। पेपर सेकंड कैलकुलस, इसको हिंदी में बोलते हैं कलन। और इसके अंदर आपकी 2 बुक्स चलती हैं, एक तो है अवकलन गणित और दूसरी है समाकलन गणित। पेपर थर्ड है एनालिटिक ज्योमेट्री, या फिर आप बोल सकते हो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो दूसरी बुक है आपकी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, समीकरण सिद्धांत। इसके अंदर भी 2 बुक्स हैं, एक तो ये हो गई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरी बुक्स हो गई समीकरण सिद्धांत ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हुए हो, तो अभी आप लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है आपका एग्जाम के अंदर, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो आपका जो पेपर है पेपर फर्स्ट है वो होता है 40 नंबर का। पेपर जो सेकंड है वो भी 40 नंबर का होता है। पेपर थर्ड है वो भी 40 नंबर का होता है। अच्छा, ये टोटल कितने हो गए? 120। और आपका तीसरा जो एक और होता है 30 नंबर का, वो होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है आपका 30 नंबर का। ऐसे करके टोटल आपके हो जाते हैं 120 और 30 150 नंबर। आपको पूरे 150 में के 150 ही लेके आने, ठीक है ना। और ये कब आएंगे? जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। हमारे साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करनी है, ठीक है ना। पेपरों के बारे में पता चल गया कौन कौन से पेपर हैं। अभी ये पेपर उतार लेना। और जो अपना पेपर अभी अपन पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। ये पूरा का पूरा प्योर पार्ट है मैथमेटिक्स का। मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन जैसी टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। सारा का सारा थ्योरम बेस होता है, थ्योरम से होती है इसमें मैक्सिमम। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ये कैलकुलस है, इंटीग्रल डिफरेंशियल, आप 11th-12th के अंदर भी पढ़ के आए हुए हो। और ये तो है, ये 3 डायमेंशनल है। 2D तक तो आप पढ़ के आ चुके हो, अब ये 3D में पढ़ना है, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर ग्राफ वगैरह है, और भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड इसके अंदर दिए हुए हैं, जो कि आप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हो। प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में कराया जाएगा, जो कि 30 नंबर का होता है, ठीक है ना। अपन पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को तीनों पेपर उतारने हैं, उतार लेना। बुक्स वगैरह नहीं खरीदी है तो बुक्स खरीद लेना।
अभी मेरे सामने आप लोग नहीं बैठे हुए, ठीक है ना, मेरे सामने सिर्फ कैमरा लगा हुआ है। तो जब आप ऑफलाइन क्लास लोगे तब देखेंगे क्या होता है, अच्छे से पढ़ाएंगे। अब भी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। इंट्रो तो हो ही गया, और आप लोगों का भी लेंगे, जब ऑफलाइन क्लास होगी तब आप लोगों का भी लेंगे। माई सेल्फ राहुल जांगिड, ठीक है ना। पिछले साल भी इसी इम्पल्स कॉलेज के अंदर पढ़ाया था, और उससे पहले भी पढ़ाया हुआ है, मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो छोड़ो जो भी है, जब लाइव होंगे अपन आमने सामने होंगे तभी बातें कर पाएंगे आपसे, तो ठीक है ना। चलो अब पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेट होके प्रॉपर नोट्स वगैरह लेकर के, नोटबुक लेकर के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अभी ये नहीं है कि आप क्लास में नहीं बैठे हुए तो ऐसे ही देख लिया, ऐसे नहीं होगा। यदि आप रेगुलर क्लासेज लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। अपन स्टार्ट करते हैं जो भी है। पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। आप लोगों को बता देता हूँ, पेपर फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट्स जो होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 यूनिट होती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जो यूनिट होती है वो होती है 8 नंबर की, तीनों ही 8-8 नंबर की होती है, 5 ही। और इनके अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसा होता है, आप लोगों को क्या होता है कि आप पढ़ते जाते हो, सिलेबस का पता ही नहीं होता है। सबसे पहले तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस साइट से डाउनलोड करना, बीएससी फर्स्ट ईयर का, फिर आप देखना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, ये सब यूनिट के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ। मान लो यूनिट आपकी फर्स्ट है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि पार्ट 3 हो जाते हैं, ए बी सी। काफ़ी टाइम ऐसा भी हो जाता है कि पार्ट ए ही रह जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका पार्ट एक ही रह जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये मान लो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जो कि 8 नंबर की है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है एग्जाम के अंदर। ये आता है आपका अथवा वाला पार्ट है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे भी नहीं करना है कि मान लो आपने एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, समझ लिया कि हाँ भाई आपको मिल जाएंगे पूरे 8 नंबर। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन एक का ही मिलेगा, हाफ, ये जितने भी नंबर का होगा 2 का 4 का यही मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई बताता नहीं है, चलो मैंने बता दिया। कोई भी अपन स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स।
इसके अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसके अंदर जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, दो चैप्टर हैं। जो अभी आपको चैप्टर्स के नाम भी बता देते हैं। जो आपका फर्स्ट है चैप्टर फर्स्ट है वो है समुच्चय एवं साध्य। समुच्चय एवं साध्य। और जो चैप्टर सेकंड है वो है संबंध एवं फलन, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, ये दोनों चैप्टर यदि आप लोगों ने पढ़ लिए तो आप यूनिट फर्स्ट को कवर कर जाओगे, मतलब आपके 8 नंबर आना तय है। तो चलो बाकी चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं समुच्चय एवं साध्य। चैप्टर का नाम ही है समुच्चय, ठीक है। तो सेट अपन स्टार्ट करते हैं समुच्चय। सेट, हाँ भाई, आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है समुच्चय सेट। तो बताइए डेफिनेशन क्या है समुच्चय की, सेट की। सोचो किस किस को याद है। अभी तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो, वरना पूछता। चलो मैं ही बता देता हूँ। समुच्चय की डेफिनेशन देखिए, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर जो वेल डिफाइंड है शब्द, ये जो वेल डिफाइंड शब्द है इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जो आप एलिमेंट डाल रहे हो सेट के अंदर वो सुपरिभाषित होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और सेट को आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करते हो, ठीक है ना। अच्छा देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास का सबसे अच्छे लड़कों का समुच्चय बनाओ, ठीक है, या फिर कक्षा के कोई सेट है,
सेट के अंदर आप डाल देते हो कक्षा का सबसे अच्छा लड़का। ठीक है, आपने एक लाइन लिखी है कक्षा का सबसे अच्छा लड़का। देखिए, अब आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा लड़का है वो अच्छा है। सब अपने आप में क्या है, अच्छे हैं। तो आप यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा लड़का अच्छा है। या फिर मैं आपसे बोलूँ इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय बनाओ, क्या आप बता सकते हो? किसी के लिए कौन है, किसी के लिए कौन है, किसी के लिए कौन सा खिलाड़ी अच्छा है? सब की पसंद अलग अलग है ना। तो आप यहाँ पर ये जो अच्छा वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। या फिर आप बोल सकते हो समुच्चयों को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखिए समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। मैं लिख देता हूँ, आप क्या लिखोगे? समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। समझ तो आ रहा है ना। समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। नंबर वन है सारणीबद्ध रूप। इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। अच्छा, ये कैसा रूप है भाई? आप लोग पढ़ के आए हुए हो। देखिए, इस रूप के अंदर जो समुच्चय के अवयव हैं उनको मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा करके लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को कोमा लगाकर मझले कोष्ठक में लिख दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई तीन एलिमेंट है A B C।
कोई सेट के 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो इसको सारणीबद्ध रूप में रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोमा लगा दिया और इनको कहाँ लिखेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर। ये हो गया। अब ये क्या बन गया आपका एक सेट, और इस सेट को आप नाम दे देते हो कोई भी एक नाम ए। ये क्या हो गया आपका सारणीबद्ध रूप। या फिर रोस्टर फॉर्म में कोई और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं कौन कौन से हैं पता ही होगा, ए ई आई ओ यू। चलिए आप लोग इनको उतारिए एक बार। मिटा दूं? चलो आप तो पॉज करके देख सकते हो ना। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है यूनिट फर्स्ट के अंदर, समुच्चय। समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब आप जो सेट के अंदर एलिमेंट डाल रहे हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब यदि मैं आप किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट डाल रहा हूँ या फिर मैं किसी से भी पूछूं कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे तो सभी का जवाब एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। जो समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों को दो प्रकार से आप निरूपित कर सकते हो। एक तो होता है सारणीबद्ध रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इस रूप में क्या करते हैं अपन, समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा लगा करके इस कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि अपने पास कोई 3 एलिमेंट थे ए बी और सी, इन तीनों एलिमेंटों को अपन ने इस मजले बिलक्त्र के अंदर लिख दिया, तो ये क्या बन गया अपना एक सेट, जो किस रूप में, रोस्टर रूप में। इसको नाम दे दिया ए। और दूसरा जो सेट है उसके अंदर क्या लिख दिया अपन ने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब जो दूसरा फॉर्म है इस सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है ये चीजें तो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। इसका जो दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, वो है, पहला हो गया सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए इस रूप को कैसे लिखा जाता है। समुच्चय के जो अवयव हैं जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उस नियम को अपन उस सेट के अंदर लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो देखेंगे अभी। समुच्चय के अवयव
जिस विशेष नियम का पालन करते हैं उस विशेष नियम को अपन लिख देते हैं। तो अपन स्टार्ट कर लिखते हैं इसको। डेफिनेशन देखिए, ये समुच्चय के अवयव जिस विशेष नियम का पालन करते हैं उस नियम को लिख दिया जाता है। देखिए, मान लो आपके पास कोई एक सेट है ए, उसके अंदर आपके जो एलिमेंट है वो अपन मान लेते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 एलिमेंट हैं। अच्छा, तो ये 5 एलिमेंट क्या है? अपन ने बोला था कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अगर मैं आप लोगों से किसी से भी पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, तो जिसको पता है वो यही 5 को बताएगा, ठीक है ना। तो ये किस नियम को पालन कर रहे हैं कि ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अपन इसको जो देखिए रोस्टर ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने का तरीका देखिए एक बार। कोई एक सेट है ए, उस सेट के अंदर कोई एक वे सभी एक्स आएंगे जो कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है ना। ये एक्स और ये एक्स की कंडीशन कि एक्स क्या है। जैसे कि कोई एक सेट दूसरा लेते हैं, कोई एक सेट ले लिया अपन ने भी, उसके अंदर मान लो कोई संख्या है सिर्फ 2 है। तो ये 2 क्या है, ये भी किसी ना किसी नियम का तो पालन कर ही रहे होंगे ना, रही होगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि कोई एक सेट है बी, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट क्या है, एक्स। अब एक्स चेंज भी हो सकता है, एक चर है, चर की वैल्यू चेंज भी हो सकती है कंडीशन के अनुसार। एक्स है तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3। देखो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 ऐसी चलती चली जाती है, लेकिन अपन ने एक कंडीशन और लगा दी है कि x एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सिर्फ है 2। इसके बाद सारी कौन सी होती है, विषम होती है। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसको और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि इसके अंदर वे सभी x आएंगे जो कि x + 3
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7, जहां एक्स एक प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। या फिर आप लिख सकते हो एक्स एक पूर्णांक है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करिए रोस्टर फॉर्म में। इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां पर एक्स है वो एक पूर्णांक है। अभी आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए यहाँ पर यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगी। तो कौन कौन से हैं जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप इसको सॉल्व करके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ से 3 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 है, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। काफ़ी लोगों को तो अब तक आपको पता ही नहीं होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसकी जगह इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर +2 और -2 इसके अंदर तो एलिमेंट आ गए, ठीक है ना। चलो यहाँ तक काम उतारो। तरीके आप लोगों को पता ही चल गए। समुच्चय को आप कैसे कैसे लिख सकते हो। एक तो हो गया सारणीबद्ध रूप में रोस्टर फॉर्म में, दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में। इस रूप में अपन क्या करते हैं, समुच्चय के अवयव जिस विशेष नियम का पालन करते हैं उस नियम को ही अपन सेट के अंदर डाल देते हैं। और डालने का तरीका क्या है, ये है एक्स सच है। इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो। इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो एक्स एक समअभाज्य संख्या है। इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जहां पर आपको कंडीशन भी दी हुई है कि एक्स एक पूर्णांक संख्या है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। ये उतार लो। उतार लीजिए। चलो नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं। संख्या पद्धति का ज्ञान सभी को होना जरूरी है। आप लास्ट ईयर तक पढ़ोगे। सेट के जो नोटेशंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको लास्ट तक काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इनको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें प्राकृत संख्या से। नंबर 1 प्राकृत संख्या।
नेचुरल नंबर। अच्छा, जानते हो कि प्राकृत संख्या को आप किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हो? इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं, संख्याएं आती हैं, वो आती हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलती चली जाती हैं। अच्छा, ये एक सेट है, ठीक है ना। सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, आगे तक चलता चला जा रहा है, क्या इसके अंदर मैं इन्फिनिटी को ऐड कर सकता हूँ इस सेट के अंदर? बताइए, इस सेट के अंदर हम क्या इन्फिनिटी को ऐड कर सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फिनिटी है एक वेल डिफाइंड नंबर नहीं है, सुपरिभाषित संख्या नहीं है। आप जितना सोचते हो उससे आगे भी कोई एक नंबर है, उसको अपन ने नाम दे दिया इन्फिनिटी। हमको ही पता नहीं है ये है क्या, ये नंबर कौन सा है। तो इसके अंदर, इस सेट के अंदर इन्फिनिटी को हम नहीं डाल सकते, इसलिए अपन डॉट 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 करके इसको आगे चलते चला जाते हैं। जहां तक आप जानते हो लिखते जाओ। काफ़ी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इस नोटेशन को, ये जो सेट्स के नोटेशन है अभी मैं आपको लिखाने वाला हूँ, इसको स्पेशल नोटेशन दे दिया है ऐसे करके। ये कहीं लिखा हुआ दिख गया मतलब कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे आप इस एन को प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, एन को एन से डिनोट कर दो, किसी और लेटर से डिनोट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अपन डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से, ठीक है ना। इस एन के अंदर जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। नंबर जो सेकंड है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इस सेट के अंदर पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसके अंदर इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, यदि अपन इसके अंदर एक नंबर 0 और ऐड कर सकते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं 0, और दो सेट्स को आप ऐड कैसे कर सकते हो? ऐसे तो कर नहीं सकते ना। इसको अपन ऐड करते हैं, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, शायद ध्यान है या नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। इसको अपन ऐड करते हैं सेट्स को यूनियन से, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स का सेट, उसमें यदि अपन ऐड करते रहते हैं 0, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स। अच्छा, इंटीजर नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं आई से या फिर कैपिटल जेड से। इसके अंदर जो नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो और ऐड हो जाती हैं। 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाती है।
ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। फोर्थ, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को अपन डिनोट करते हैं क्यू से। अच्छा, परिमेय संख्याएं होती कौन सी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप फॉर्म में हो, कोई भी P और Q, ठीक है। इसके अंदर वे सभी संख्याएं आएंगी जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जहां पर P एंड Q क्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि P और Q इंटीजर्स की सेट से आने चाहिए। P एंड Q आर कमिंग फ्रॉम Z। एंड एक कंडीशन और है कि Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये हो गया परिमेय संख्या। तो मैं आपसे पूछूं 4, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको अपन P अपॉन Q में नहीं है, लेकिन अपन बना सकते हैं। कैसे? 1 लगा करके। ये क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में। अंश क्या है, इंटीजर है, हर भी इंटीजर है। और एक कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं है, 0 नहीं है, तो ये इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 2/3, 7/4, एग्जाम्पल एटसेट्रा, ऐसे ही आप चलते चले जाओ। तो ये क्या हो गए, परिमेय संख्याएं। उतार लीजिए। ये काम में आने वाली चीजें, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है ना। बाद में अपन डिनोट कर रहे हैं एन, आपको पता ही नहीं है एन क्या है। डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू, पता ही नहीं है। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्यू क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और अभी से आप अच्छे से पढ़ते चलोगे तभी आपके लिए बेटर रहेगा। मिटाते हैं, ठीक है। नेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर आते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसके बाद होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर यदि अपन 0 को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। और पूर्णांक संख्याएं, यदि होल नंबर के अंदर अपन इन्हीं की जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है इंटीजर्स। और जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेशनल नंबर के अंदर जो P और Q है, P और Q है, वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक। अब अपन बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। उतार लेना, इसको पॉज करके रोक करके उतार लेना। कितने हो गए, 1 2 3 4, 5th नंबर।
फिफ्थ है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। नंबर हाँ भाई, इर्रेशनल नंबर। इसको अपन डिनोट करते हैं क्यू डैश से या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट से, क्यू का जो पूरक है उससे। पूरक समुच्चय अपन पढ़ेंगे क्या होता है आगे चल करके। तो इस सेट के अंदर अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर वे सभी x आएंगे जो कि रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, इसके अंदर वे सभी x आएंगे जो परिमेय संख्या नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू q, जो कि q में बिलोंग नहीं करता हूं। अच्छा, कौन कौन सी है भाई संख्याएं ऐसी? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, √7, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका स्क्वायर रूट लोगे तो वो सभी की सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये चले जाओ। और आप बोल सकते हो पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ई एक्सपोनेंशियल, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, पाई, पाई का तो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है क्या मान? 22/7, 22/7 पढ़ा है ना। पाई का मान क्या पढ़ा है? 22/7। अब आप बोलोगे सर ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और जो नीचे वाला है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब आप छोटी क्लास में थे, 11th 12th में, 10वीं में, तब आप पाई का मान 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते थे, उसके आसपास की वैल्यू, जो इसकी फिक्स वैल्यू है उसके आसपास वैल्यू लेते थे कैलकुलेशन के लिए ओनली। इसलिए आप इसको लिखते थे 22/7। अदरवाइज इसका जो मान होता था एक्चुअल में 3.14 ... चलता चला जाता था। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, ये देखो नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या और भी होती है। कौन कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में और बता देता हूँ कि जैसे कि कोई नंबर है 2.1473257 और ये चलता चला जा रहा है। ठीक है ना। और कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं अपन 3.125 ये चलता चला जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या बता सकते हो? कौन सा जो है रेशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है, कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय नंबर है, बता सकते हो? देखियो, एक डेफिनेशन और होती है अपरिमेय संख्याओं की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एलिमेंट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। या फिर आप हिंदी में देखो, यदि आप देखते हो दशमलव के बाद में जो संख्याएं चलती चली जा रही हैं जिनका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो आप उसको बोल सकते हो
अपरिमेय संख्या। यदि यहाँ पर आपको आगे आने वाला वर्ड पता है कि क्या होगा, जैसे कि एक सीक्वेंस बन गया 1 to 5, नेक्स्ट में 1 to 5, यदि आप आगे लिखते हो तो क्या आएगा 1 to 5 1 to 5। यदि सीक्वेंस बन जाता है जैसे कि 3.3333, ये चलता चला गया, ये एक सीक्वेंस बन गया, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। यदि दशमलव के बाद में ये संख्याएं रुक जाती हैं, जैसे कि ये संख्या है 5.3217, अभी पॉइंट के बाद में क्या हो गई, यहाँ पर जाकर के खत्म हो गई, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये बात भी आपको नई चीज पता चली होगी ना, कि यदि दशमलव के बाद में संख्याएं चलती चली जाती हैं, कोई सीक्वेंस नहीं बनता, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यदि दशमलव के बाद में कोई संख्या रिपीट करने लगती है या फिर कोई एक सीक्वेंस बन जाता है, तो वो होती है परिमेय संख्या। या फिर पॉइंट के बाद में संख्याएं आगे जाकर कहीं पर जाकर के रुक जाती है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों क्या है, परिमेय, एग्जाम्पल के लिए, और ये क्या हो गई, अपरिमेय। ये उतार लो। काफी टाइम हो गया, चलो इसको खत्म करते हैं आज। उतार दे, मिटा देता हूँ, पॉज कर लेना वीडियो को। क्या क्या पढ़ लिया, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपनी नंबर 1 सेकेंड। हाँ जी, इसके बाद आता अपना वास्तविक संख्याएं। दिख रहा है क्या, चौक बेकार है, 1 मिनट और रुको। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सेट की फॉर्म में अगर आप देखना चाहो तो आर, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संघ। या फिर आप डेफिनेशन देखना चाहो कि वास्तविक संख्याओं की क्या होती है, यदि
वे सभी नंबर जिनको हम वास्तविक अक्ष पर या फिर वास्तविक रेखा पर डिनोट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, वे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनको वास्तविक रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सके, निरूपित किया जा सके, वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक रेखा क्या होती है? ग्राफ पड़ा हुआ है तो उसके अंदर आपने ऐसे देखा हुआ था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये होता है 0, इधर की तरफ नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव। इधर मान लो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस लाइन पर डिनोट की जाने वाली सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आप डिनोट रिप्रेजेंट करते हो, ये सभी की सभी क्या हो जाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। इसके बाद एक और है लास्ट, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको अपन डिनोट करते हैं C से, और इसके अंदर वे सभी नंबर आते हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो। इसके अंदर वे सभी नंबर आते हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहां a एंड b क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहां पर a और b दोनों क्या है? वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या। अच्छा, तो मैं आपसे अभी पूछूं कि क्या 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? सोचो, बताइए। आप बताओगे तो कैसे? ईमानदारी से खुद ही सोच लो कि सम्मिश्र संख्या है या नहीं है। ये एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन ये अभी इस फॉर्म में नहीं है, ये संख्या अभी इस फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन अपन इसको बना सकते हैं। कैसे? 4 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब ये कॉम्प्लेक्स बन गई। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया। ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सम्मिश्र संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए और इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 एक रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, तो ये क्या हो गया? एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हो 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप लिख सकते हो इक्वल करके 4 प्लस आयोटा 0। और एक नंबर और लिख लीजिए, जैसे कि आयोटा 3 है, क्या 3 आयोटा लिखिए। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 3। ठीक है। आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे बच्चा कुचा जो भी है इसके आगे। अच्छा, आप लोगों ने ये सेट्स पढ़ लिए, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? आपने देखा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, उसके सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो कहाँ हैं? होल नंबर्स के अंदर। देखिए, जो अपने मान लो ये कोई एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है सारे के सारे। ठीक है ना?
अब ये सारे नंबर कहाँ पर मौजूद है? होल नंबर्स के सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है? होल नंबर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और ये होल नंबर्स सारे के सारे कहाँ पर मौजूद है? इंटीजर्स के अंदर, पूर्णांक संख्याओं के अंदर। और ये सारी पूर्णांक संख्याएं ये कहाँ पर है? ये है परिमेय संख्याओं के अंदर। बताओ, कोई भी एक नंबर ले लो। 4 को आप देखते हो नेचुरल नंबर के अंदर है, होल नंबर के अंदर भी है, इंटीजर के अंदर भी है, रेशनल के अंदर भी है। रेशनल के अंदर कैसे है? 4/1 की फॉर्म में। अच्छा, तो ये 4 ये रेशनल नंबर है जो क्यों कॉम्प्लीमेंट के अंदर या फिर अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर भी है? नहीं, ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ही है कि अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती है जो परिमेय नहीं है। जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ये जो अपरिमेय संख्याओं का सेट है, अपरिमेय संख्याओं का जो सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इनके अंदर नहीं है, ठीक है ना। या फिर इनके अंदर जो एलिमेंट है सारे के सारे, उनमें से एक भी एलिमेंट इनके अंदर नहीं है, ठीक है। अब अच्छा, जो रियल है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की अपन ने डेफिनेशन क्या देखी है कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संघ। इसका मतलब वास्तविक संख्या के अंदर जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों के दोनों कंबाइंड होंगी। वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसके अंदर आप देखोगे तो परिमेय संख्याएं भी मिलेगी और अपरिमेय संख्याओं भी मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप देखते हो तो एक सेट और है, अपन ने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं सारी की सारी कहाँ पर है? कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपकी इच्छा हो जो, उसको मैं कॉम्प्लेक्स बता दूंगा। जैसे कि कोई भी आपने अपरिमेय संख्या ले ली √2, ठीक है ना, तो आप इसको बता सकते हो कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? 0 आयोटा लगा करके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के लिए कंडीशन क्या थी? ये एक रियल नंबर होना चाहिए, ये भी एक रियल नंबर होना चाहिए। दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब बाकी का अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।